क्यों पाकिस्तान में ड्रास्टिकली ये रेशो हर साल बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया में हम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रैंकिंग ऊपर लेके जा रहे हैं? प्लीज आप बड़ा केयरफुली सुने कि इज स्टैंडिंग नंबर 1 इन डायबिटीज। अगर 3 लोग बैठे हुए हैं ना, हम में से एक को डायबिटीज है। अलार्मिंग सिचुएशंस में अभी आप लोगों को बताएं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि खुदारा इनको मिस मत करें, जाके अपने आप को टेस्ट करा लें या फास्टिंग शुगर ही चेक करा लें। देखिए, आपको प्यास ज्यादा लग रही हो, आपको पेशाब ज्यादा आ रहा है, आप कोई खास डाइटिंग नहीं कर रहे, लेकिन आपका वजन अनएक्सप्लेन्ड कम हो जा रहा है। पानी पड़ जाना मींस के डिस्चार्ज जो अक्सर फीमेल्स को होता रहता है वो शुगर में ज्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन कैसे लीड कर सकता है कि आप शुगर के पेशेंट हैं या नहीं? फंगल इन्फेक्शंस भी कई टाइप की हैं। जो मैं आपको नीचे जो वाइट जो मवाद के साथ जो फीमेल्स में होती है वो कैंडिडाइसिस होती है। अच्छा। उसमें वो पेशेंट खुद आपको बता देगी, मुझे वहाँ से वाइटिश डिस्चार्ज आता है और थोड़ा सा लगता है वाइट कोई चीज़ डिपॉजिट हुई हुई है। मेल और फीमेल दोनों में ज्यादा शुगर के पेशेंट्स कौन से हैं? मतलब लोग तो मैंने रोते हुए देखा है कि शुगर हो गई मुझे। देखिए, शुगर तो बड़ी प्रिवेंटेबल डिजीज है, बहुत मैनेजेबल ट्रीटेबल डिजीज है। अक्सर लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे इंसुलिन नहीं देनी आप, क्या दवाइयाँ टैबलेट्स बेहतर है इंसुलिन से या इंसुलिन ज्यादा सिक्योर है? जो यंगर एज की डायबिटीज है कि भाई आपको इंसुलिन चाहिए तो आपको इंसुलिन लेनी है। सही है। अपने बच्चे को समझाएं कि बेटे आपका और कोई इलाज नहीं है। मेरा वजन बहुत बढ़ रहा था तो मैंने ना ग्लूकोफेज लेना शुरू किया, मैंने ओज़ेम्पिक लेना शुरू कर दिया। बट आप 15 दिन खाएं, वो सुबह शाम खाएं, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और वो एक्चुअली हो भी जाता है। 7-8 किलो आप वजन लूज कर देते हैं। इज इट डेंजरस? ये दवाइयाँ जो है ना, ये बड़ी रिस्की हैं, इनको बड़ा केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ देते हैं। एक्सरसाइज करने वाले लोग, मसल्स बनाने वाले लोग या जनरली भी प्रोटीन बार्स, प्रोटीन शेक्स लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या ये भी शुगर को स्पाइक करती है या इज इट सेफ टू टेक? शुगर के पेशेंट आम खा सकते हैं क्योंकि जनरल नोशन ये है कि वो मुझे तो शुगर है, मैं नहीं खा सकता। आप एक काश आम लें, उसमें कोई फाइबर डाल दें। अब क्या फाइबर आप डाल सकते हैं? आप ये तुखम लंगा डाल सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स को जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स होती है वो नर्व्स की भी होती है, टांगों में वेन खिंच जाना, पाँव से आग निकलना, उंगलियां सुन हो जाए। शुगर हाई हो जाए तो क्या करना चाहिए कि एकदम से नॉर्मल लेवल पर आए? एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर कोई एक देसी नुस्खा बताएं शुगर को मेंटेन रखने के लिए। जामुन खाएं, करेले खाएं, करेले का जूस पी लें। देखिए, अच्छा। इसकी ना इन देसी नुस्खों का भी साइंटिफिक बैकग्राउंड है। बहुत ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज हो जाती है। शुगर से मेरी मुराद यहाँ चीनी है। मैं आपको इसको मुतबादिल नहीं कहूँगी, ठीक है ना? ट्राई टू अवॉइड। डायबिटिक पेशेंट्स को कोई 3 एडवाइजेस जो आप करना चाहें वो क्या होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सीमल हाशमी। हेल्थ अनफिल्टर्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे और हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहूँगी। और आज का जो टॉपिक है सुनने में तो बड़ा कॉमन है और मुझे लगता है इस पर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन बात की जाए एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे गेस्ट से, एक ऐसे डॉक्टर से, एक ऐसे प्रोफेशनल से जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सके। क्योंकि ऐसे वैसे तो बहुत बैठे हुए हैं इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिनका ये शोबा है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी इसको पढ़ने में और लोगों को समझाने में, उनसे सवाल किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं बात कर रही हूँ जी डायबिटीज़ की, एक ऐसी बीमारी जो अकेली नहीं है। इट्स नॉट जस्ट शुगर। आपको शुगर हो गई तो बस ये एक ही बीमारी है। शुगर अपने साथ कितनी बीमारियाँ लेकर आती है, इसका ताल्लुक कितनी बीमारियों से है और ओवरऑल हमारी बॉडी के ऊपर, ये फिजिकली और साइकोलॉजिकली। क्योंकि जब आपको शुगर हो जाती है ना तो सबसे पहला अटैक आपके दिमाग पे होता है। अब आप कहेंगे दिमाग पे क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है। एक वो जो प्रॉब्लम होती है ना कि ओवरऑल जो हमें एक फीलिंग आती है, हाय मुझे शुगर हो गई, ये वाला जो डर है ना, ये आपको मज़ीद डाउन कर देता है। इसको कैसे कंट्रोल करना है? डायबिटीज़ वाकई में डरने वाली चीज़ है या इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड डीन अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल सीमा। डॉक्टर साहिबा, कितनी दफ़ा आप दिन में ये सुनती हैं कि हाय डॉक्टर साहिबा मुझे शुगर हो गई, अब मैं क्या करूँगी? मतलब ये वाला एक एक्सप्रेशन मैं इतनी दफ़ा सुनती हूँ कि अब वी आर सॉर्ट ऑफ इम्यून टू इट। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो ज़्यादा शोर मचा रहा होता है वो सबसे कम स्टेप्स ले रहा होता है, जो एक्चुअल स्टेप्स लेने होते हैं। जो एक्चुअली जो शुगर की और इस तरह के जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उसके लिए जो एक्टिवली करना होता है वो शोर मचाने का उसके पास टाइम ही नहीं होता। मेरे ख्याल से ये जो आपने बात की है ना, ये सबसे बेस्ट है कि वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, वी डोंट वांट टू चेंज आवर लाइफस्टाइल्स। हमें अपनी ज़िंदगी में
कोई हरकत नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, और हमने जो है ना सिर्फ शोर मचाना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आप देखें कि 40 के बाद अब जेनेटिकली भी हो जाए, आपकी बॉडी, लाइफस्टाइल, जिस भी रीज़न की वजह से आपको ज़्यादा, यू आर मोस्ट लाइकली टू हैव डायबिटीज़ अगर आपकी बॉडी में रन कर रही है तो। अब इससे बचें कैसे? अब इसमें हर क्लास के लोग भी हैं, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। क्यों पाकिस्तान में ड्रास्टिकली ये रेशो हर साल बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया में हम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रैंकिंग ऊपर लेके जा रहे हैं? सीमल, आई शेयर विद यू सम स्टेटिस्टिक्स के इस वक्त पाकिस्तान, प्लीज़ आप बड़ा केयरफुली सुने, कि इज स्टैंडिंग नंबर 1 इन डायबिटीज़। इन डायबिटीज़, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर 3 लोग बैठे हुए हैं ना, सो इस वक्त मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं और ये कैमरामैन बैठे हुए हैं, हम में से एक को डायबिटीज़ है। होने वाली है मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे होने वाली है, मुझे पता है। अल्लाह ना करे, लेकिन वो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। लेकिन आप ये देख लें प्रिवेलेंस कितनी ज़्यादा है कि एवरी 1% 3 में से अब आगे एक सुने जो है उसको डायबिटीज़। अच्छा, आगे सुने। अब एक हमारे कैमरामैन है और एक और उनके हेल्प करने वाले, हम 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। हम में से एक को ये पता ही नहीं कि हमें डायबिटीज़ है। अच्छा। सो एवरी 1% 4 में से उसको पता ही नहीं कि वो डायबिटीज़, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि डायबिटीज़ के बड़ी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो उस शख्स को पता ही ना, ये ना पता होना कि उसको डायबिटीज़ है, ये पता होने से भी ज़्यादा खतरनाक, और ज़्यादा डेंजरस। सो ये 3 स्टेटिस्टिक्स हैं जो इस वक्त पब्लिश्ड हैं इंटरनेशनली रैंक्ड 1 है। रैंक्ड 1 है। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। क्यों इतने मिठे क्यों हैं हम? नॉर्मली इसके बारे में ना शुगर में कहा जाता है, ओहो ये तो मिठे हो गए हैं। हाँ, मिठे होते फिर जो फीके हो जाते हैं। देखिए एक्चुअली ना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने ना अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है। अब वो पता है एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई है, लाइफस्टाइल मेडिसिन। अच्छा। एक बकायदा जैसे मेडिसिन होती है, सर्जरी होती है, गायनी होती है, पीड्स होती है बच्चों की, साइकियाट्री दिमाग के लिए होती है। ये लाइफस्टाइल मेडिसिन एक बकायदा एक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज लाइफस्टाइल का प्रॉपर होना प्रिवेंशन ऑफ मैनी डिजीजेस, जिसमें डायबिटीज सिर्फ एक है, बहुत ज्यादा। उसमें हाइपरटेंशन है, उसमें यूरिक एसिड है, उसमें बहुत चीजें, कैंसर्स हैं और डिप्रेशन, मतलब आप यू जस्ट नेम इट, हर इवन स्किन की डिजीजेस। मतलब अब लाइफस्टाइल डॉक्टर्स हुआ करेंगे हैं। बल्कि जब हम, यानी कि जब मैं भी पढ़ रही थी और अब मैं जो पढ़ाती हूँ, तो हम कोई भी मैनेजमेंट जब आपको बताते हैं ना ऑलमोस्ट सारी डिजीजेस की, उसका स्टेप 1 होता है प्रिवेंशन, बिल्कुल, और स्टेप 2 होता है कि प्रिवेंशन कैसे करनी है और मैनेजमेंट कैसे करनी है, जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरू होता है। सो लाइफस्टाइल का चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ख़राब है। अब आपने पूछा ना कि हम क्यों इतना प्रिवेल कर रहे हैं डायबिटीज़ में, उसमें एक वजह हमारी लाइफस्टाइल है, बाकी जेनेटिक तो है ही है। देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो मॉडिफाइबल होती हैं। लाइफस्टाइल से आपकी क्या मुराद है? मतलब हम यहाँ पे लाइफस्टाइल समझते हैं जी लग्जरी को, कि ओह लाइफस्टाइल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हमने तो अपनी लाइफस्टाइल को बस वहीं तक महदूद कर दिया। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय लाइफस्टाइल? इसको मैं समझाने के लिए आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आपके दादा, आपके नाना या पर नाना, आपको याद होगा कि अम्मियाँ वगैरह बताती हैं कि वो सुबह के वक्त इतनी वो मकई की रोटियाँ, पराठे, मक्खन डाल के मक्खन वाली लस्सी, देसी घी, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस तरह के वो आर्टिफिशियल चीज़ों का खाते थे, पीते थे, दोपहर को ये होता था। उसमें क्या चीज़ थी जो अब हम में नहीं है? एक्सरसाइज। देखें ना, उन्होंने पैदल जाना होता था, उन्होंने साइकिल चला के चलना होता था। माय फादर टेल्स मी कि वो सेंट्रल मॉडल लाहौर में पढ़ते होते थे और उनके अब्बा शालामार से उनको साइकिल में करते छोड़ के आते थे। और हमारा क्या है कि मैंने उधर वो गेट तक जाना, अच्छा सुनो मेरी गाड़ी पकड़ के, वो धूप में कौन चले, ऐसा ही है ना। तो हमारे सबसे पहले, और दूसरा एक और चीज़ देखें, हर चीज़ के ना प्रोज जहाँ होते हैं ना, वहाँ कॉन्स भी होते हैं, यानी कि फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं। अब ये जो हमारा ये मोबाइल है,
ये हमारा जो लैपटॉप है, हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं, ठीक है ना, हमारे बहुत सारे काम, ठीक है, ऑनलाइन काम का आपको पता है पीपल का अर्निंग का जरिए है। कोविड आया, बहुत सारे इवन अभी जो क्लाइमेटिक जो हम छुट्टियां वगैरह करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग का हम एडवाइस करते हैं, उसका फ़ायदा तो है, बहुत सारी चीज़ें बचती भी हैं, लेकिन जो बैठा हुआ है वो 3-3, 4-4 घंटे बैठा होता है। मेरे पास पेशेंट्स खास तौर पे कोविड में आए कि हमारा जी इस तरह ऑनलाइन काम हो गया वह, लेकिन अब वजन भी ज़्यादा हो रहा है, शुगर जो थी कंट्रोल थी या थी ही नहीं, अब हो गई है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, जिगर का उन्होंने जी रूटीन में अल्ट्रासाउंड कराया तो उस पर चर्बी आ गई, जिगर श्रिंक होना शुरू हो गया। इस सारे को हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और उसमें सबसे बड़ी वजह हमारी ना एक तो लाइफस्टाइल है, दूसरा अब आप डाइट देखें, ठीक है ना, क्या है, फूड पांडा है, शायद मुझे नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या इस तरह की डिलीवरी सर्विसेज है ना। अच्छा जी, आपने मैं मदर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है कि टिंडे शलजम मैंने बनाने हैं रोटी के साथ, तो वो बच्चे ने नहीं खाने, तो अब उसको चुप तो कराना है ना, तो टिक 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 2 नंबर, और यूं फास्ट फूड आप ये कह रही हैं, बर्गर्स कह रही हैं, पिज़्ज़ा, शावरमास, ये सारी चीजें जो हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। हम अपनी तरफ से चिकन खा रहे होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, बर्गर इज नॉट अ सिन, बर्गर आप खाएं, लेकिन अब जो हम बर्गर खाते हैं वो क्या है, वो बन क्या है, वो बिल्कुल स्टार्च है, उसमें कोई रफेज नहीं है। आप उसको रिप्लेस कर लें, आप हेल्दियर ब्रेड ले लें, इस्तेमाल कर लें, आप खुद ब्रेड बना लें, जिस आटे की आप रोटी बनाते हैं उसकी आप ब्रेड भी बना सकते हैं। जो लोग बेकिंग वगैरह करते हैं वो लोग करते भी हैं इस तरह। अच्छा जी, अंदर क्या है, आप वो चीज़ की लेयर्स, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ डालें, बच्चों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, लेकिन एक्सेस में ना डालें। अब मेयोनेज़ को रिप्लेस करें, आपको योगर्ट बेस्ड कोई हेल्दियर ऑप्शन बेस्ड आप ड्रेसिंग बना लें, चलो जी, वाई नॉट, ये एक बहाना बन गया, बच्चे सब्जी खा लेंगे, आप सब्जी डालें अंदर, यू कैन ऐड अनियंस, आप उसमें पत्ता डालें, सलाद पत्ता डालें, टमाटर डालें, जो बच्चे इस तरह भागते हैं इन चीज़ों से, वो उस फॉर्म में। अच्छा, अब वो जो बर्गर पैटी है वो आप इधर उधर की बनी बनाई ना लें, आप घर में नहीं बनाते कबाब, कच्चे कीमे के हेल्दियर ऑप्शंस आप वो बनाएं, वो डालें। आप देखें आइटम वही है, लेकिन आप उसको हेल्दियर बना सकते हैं। सही है। शॉर्मा कौन रोकता है कि आप ब्रेड दूसरी नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब देखें जो अच्छा, बेसिकली आप ये कह रही हैं फास्ट फूड में चाहे वो बर्गर्स हैं, शॉर्माज हैं, पिज्जाज हैं, असल प्रॉब्लम डो की है, असल प्रॉब्लम उस ब्रेड की है, इट्स कुक्ड, क्योंकि वो उसके अंदर जो है वो पूरे का पूरा स्टार्च है, बिल्कुल, मतलब आपको फाइबर की जरूरत है आपकी बॉडी में, तो आप खुद से उसको क्रिएटिव होके हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सारी हमारी ना वो डाइटरी साइड हो गई जो हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन अब हम बात करते हैं, जो आपने मुझे अभी एक फिगर्स बताए, उनमें एक सबसे अलार्मिंग फिगर ये था कि अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से एक को आइडिया ही नहीं है कि उसको कब से और क्यों शुगर है। सो डॉक्टर साहब, ये क्यों है? शुगर इज अ साइलेंट डिजीज, आई अंडरस्टैंड, और ये इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेस एज वेल, बट कोई तो साइन सिम्टम्स होंगे जिनको आप मिस नहीं कर सकते। देखिए, मतलब अलार्मिंग सिचुएशंस में अभी आप लोगों को बताएं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि खुदारा इनको मिस मत करें, जाके अपने आप को टेस्ट करा लें या फास्टिंग शुगर ही चेक करा लें। वो 50 रुपये 60 रुपये लेते हैं फार्मेसी वाले, वो आपको फौरन चेक करके बता देते हैं। सीमल, आपने मुझे नहीं पता मुझसे क्या क्या पूछना है, लेकिन ये मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि देखें हमारी ना मेडिसिन का एक रूल है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों का रूल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, वेरी ट्रू। तो आप चीज को प्रिवेंट करें। प्रिवेंट करने के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए। इस वक्त जो आप बैठी हुई हैं इस पॉडकास्ट में, आपके माइंड में जरूर होगा कि आम पब्लिक को पता चले, दिस इज अवेयरनेस। आई थिंक ये सोशल मीडिया का बेस्ट यूज है व्हाट यू आर डूइंग टुडे, कि आप, ठीक है, वो ऐसे भी होते हैं जिसमें सनसनीखेज मतलब वो होता है, करना नहीं है, वो स्कैंडल बनाना नहीं है, मुझे आपसे लड़ना नहीं है, आप इसको स्कैंडल बनाएं। आपके साथ मिलकर और आप जैसे तमाम प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर उन बीमारियों से लड़ना है जो कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तानियों को खोखला कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये देखिए ना, आप आज बैठी हुई हैं पब्लिक को अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना। अब ये जो चौथा बंदा बैठा हुआ है जिसको आइडिया ही नहीं कि शुगर होती क्या है, उसको इलामात का क्या पता। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या क्या इलामात होती हैं जो थोड़ा सा बंदे को अलर्ट हो जाना चाहिए। देखें, आपको प्यास ज्यादा लग रही हो, अब आप कहेंगे वह तो वैसे ही बहुत गर्मी है, ठीक है, आप घर में 5 अफराद है ना, आपको उन 5 अफराद से ज्यादा प्यास लग रही है, यानी कि खास तौर पे ना मरीज एक लफ्ज यूज करता है कि मुझे लगता है जैसे गला खुश्क हो रहा है, गला खुश्क, चमड़े की तरह ड्राई हो गई है जबान, एकदम से जैसे थूक गायब हो गया, थूक गायब हो गई और आप बिल्कुल ड्राई फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको पेशाब ज्यादा आ रहा है,
ठीक है, ठीक है। आप कोई खास डाइटिंग नहीं कर रहे, लेकिन आपका वजन अनएक्सप्लेन्ड कम हो जा रहा है। शुरू में लोग कह रहे हैं हाँ तुम बड़े स्मार्ट हो गए हो, तुम बड़ी स्मार्ट हो गई हो, तो आप थोड़ा सा दिल में सोच भी रहे हैं किया तो मैंने कुछ नहीं है, लेकिन व्हाई एम आई लूजिंग वेट, ठीक है ना। अच्छा, आपको इन्फेक्शंस बार बार हो रही हैं, इतनी सी गर्मी पड़ी है, आपको स्किन पे इन्फेक्शन हो रही है, आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है, पेशाब जल के आ रहा है, या कोई भी गला बार बार खराब हो रहा है, कोई भी आम बीमारी, कोई भी आम इन्फेक्शन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। और दूसरा होता है शुगर है ना, तो शुगर एक ना कल्चर बनाती है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। तो तभी आप ये देखेंगे इनके जिस्म पे फोड़े बहुत होते हैं शुगर के मरीजों पे। एक हम खास किस्म का एक पस की कलेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं कार्बंकल, अच्छा, ठीक है ना। तो जिस्म के जो फैटी एरियाज होते हैं ना, जैसे गर्दन के पीछे या टांगों के कुछ स्पेसिफिक हिस्से जहाँ चर्बी ज्यादा होती है, वहाँ वो उस तरह के दाने बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कई दफा ना बड़ा अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जो मैंने आपको कुछ एरियाज बताए हैं ना जहाँ इन्फेक्शन होती है, तो जो पेशेंट्स हैं वो हमारा थोड़ा सा कल्चरल वो है, खवातीन खास तौर पर जरा शाय होती हैं, वो बताती नहीं है, वो चुप रह जाती हैं, ठीक है ना। मसलन एक मेरे पास अभी पिछले 2-4 दिन पहले एक आई खातून, उसको ब्रेस्ट के ऊपर एक एब्सेस बनी हुई थी, अच्छा, और इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। एब्सेस मींस एब्सेस का मतलब होता है कि पस फोड़ा बन जाना ना, दाना बना, पस का दाने को और बड़ा कर लेना, जब पस कलेक्ट होनी शुरू हो जाए। तो कोई इतनी बड़ी उसकी एब्सेस थी और वो खामोश थी। अच्छा, शुगर उसकी ना पहले डायबिटिक की पेशेंट थी, ठीक है, पहले उसकी कंट्रोल होती थी। ये मैं आपको एग्जांपल से दे रही हूँ कि लोग ये रिलेट कर सकें, क्योंकि नहीं नोबडी टॉक्स अबाउट इट। हाँ, अब वाली बात, दानों वाली बात तो इट्स समथिंग जो मेरे नहीं ख्याल कोई बात बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद उसकी शुगर पहले तो कंट्रोल चल रही थी, एकदम से वो कहती है जी शुगर जी अब 300 में आनी शुरू हो गई है, जिस्म ये वो। तो उसे बड़े किसी मर्द डॉक्टर के पास गई, उसने फील किया कि मैं अब ये क्या बताऊँ ये। अच्छा, एक और बात प्लीज़ याद रखिएगा, शायद इस प्रोग्राम के तहत हम कन्वे कर सकें कि शुगर सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। सिस्टेमिक का मतलब होता है ये बॉडी के हर पोर्शन को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये नहीं है कि शुगर का मरीज जो है वो आंख को चेक नहीं करेगा, या वो ब्रेस्ट को चेक नहीं करेगा, या वो टांगों को चेक नहीं करेगा। शुगर चूंकि इधर से लेकर की बात हो रही है, हाँ, शुगर का डॉक्टर तो ओवरऑल कोई भी वो देखता है, वो देखता है। हाँ, तो इसी तरह उसने सोचा ये मैं किसी खातून को दिखा दूंगी, तो शुगर का। अब वो बेचारा डॉक्टर पूछता रहा कि आपको कोई और मसला, कहीं कोई इन्फेक्शन, वो उसने कहा नहीं कुछ नहीं। शी वॉज लाइक शाय अबाउट इट। अच्छा, क्या हुआ कि अब जब उसकी जो बिल्कुल फोड़ा लाल रंग का इतना बड़ा हो गया, तो फिर वो अपने हस्बैंड के साथ आई, और फिर जब मैंने देखा तो उसकी तो शुगर का कंट्रोल ना होने की वजह ही इन्फेक्शन थी। तो ना एक विशियस सर्कल होता है कि इन्फेक्शन जो होती है वो शुगर को खराब करती है, और जो शुगर का ज्यादा होना वो इन्फेक्शंस कॉज करता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। फिर जो खवातीन को खास तौर पे इन्फेक्शन, पानी पड़ना, वो बहुत ज्यादा एक होता है जो फीमेल्स छुपाती हैं। सो ये याद रखें कि कोई भी इन्फेक्शन हो, आपने यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द लॉयर एंड द डॉक्टर। आप ये कह रही हैं दिस इज समथिंग आई थिंक कभी किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। ये फोड़े होना, इन्फेक्शंस होना, फोड़े में इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को बड़े आराम से उसमें समझ आ जाती है। पस वाले दाने जिस्म के किसी भी हिस्से में, यूजुअली ये आपके अंडर आर्म्स और आपके हिप्स एरिया के करीब बहुत ज्यादा बनते हैं, आपके ब्रेस्ट एरिया के करीब बहुत ज्यादा बनते हैं, आपके अंडर आर्म्स में जहाँ अक्सर जहाँ बैक्टीरिया इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये वो एरियाज है ना जहाँ जैसे आप चेहरा भी धो लेते हैं, हाथ भी धो लेते हैं, लेकिन ये कुछ हिडन एरियाज हैं। कुछ हिडन एरियाज होते हैं जिनको नहाने के बाद आप सही से साफ भी नहीं करते, वो थोड़ा सा पानी भी रह जाता है, उस पर फिर बैक्टीरिया जो है मोस्ट लाइकली और ज्यादा रिएक्ट करते हैं। फिर अभी आपने एक बात की कि पानी पड़ जाना मींस के डिस्चार्ज जो अक्सर फीमेल्स को होता रहता है, वो शुगर में ज्यादा हो जाता है। देखिए, डिस्चार्ज एक तो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है ना। वो आपके हार्मोनल वो होता है, वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज आती है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ये प्रोटेक्टिव भी होता है, एक तरह से वो जगह वॉश हो रही होती है, ठीक है ना। सही है। आप देखेंगे आंधी आती है ना तो आपकी आंखों में पानी आ जाता है, क्यों? वो डस्ट जब होती है तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि फ्लूइड आता है और आपकी आंख खुद ही साफ हो जाती है। तो इसी तरह वो है। लेकिन अगर वो मवाद ज्यादा हो जाए या बदबूदार हो जाए
तो दैट इज या कलर चेंज हो जाए या उसमें अल्लाह ना करे ब्लड आना शुरू हो जाए, तो आप फौरन, इसमें कोई डिले ना लाएं, आप यू शुड गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर के पास जाएं और जाके ये बताएं, फिर वो जारी बातें देखेंगे कि ये एग्जैक्ट क्यों है। तो जब भी उसमें आप ये ना शायद महसूस करें कि मैं ना बताऊं खुद ही ठीक हो जाएगा, नहीं। और ख़ास तौर पे उस एरिया में अगर इचिंग शुरू हो जाए, तो ये ना डायबिटिक्स में ख़ास तौर पे, वैसे भी हो सकता है लेकिन डायबिटिक्स में ज़्यादा प्रोन होते हैं फंगल इन्फेक्शंस, कैंडिडा हम उनको कहते हैं। तो ये ख़वातीन में ख़ास तौर पे होते हैं और कई दफ़ा वो पहला साइन होते हैं डायबिटीज का। यानी कि देखें, डायबिटीज ने कोई लिख के तो नहीं ना आना कि भाई मैं शुगर हूं। ये सारे सिम्टम्स आपने कहाँ छुपा के रखे हुए थे? वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट। ये फंगल इन्फेक्शन का जो आप जिक्र कर रही हैं, बेसिकली ये आपकी उन्हीं बॉडी पार्ट्स में होता है जिसमें हम बात कर रहे थे, दाने या फोड़े निकल आते हैं। अब फंगल इन्फेक्शन कैसे लीड कर सकता है कि आप शुगर के पेशेंट हैं या नहीं? और यूजुअली इसमें ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, वाइटिश, ब्राउनिश, डिपेंड्स। फिर उसमें खारिश कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, ये गर्दन के एरिया में मैंने बहुत लोगों के देखा है। आप कह रही हैं खवातीन में ज्यादा होता है, लेकिन मैंने मर्दों के भी देखा है, 2 रंग के वो जो हो जाते हैं। वो देखिए, फंगल इन्फेक्शंस भी कई टाइप की हैं। जो मैं आपको नीचे जो वाइट जो मवाद के साथ जो फीमेल्स में होती है वो कैंडिडाइसिस होती है। उसमें वो पेशेंट खुद आपको बता देगी कि मुझे वहाँ से वाइटिश डिस्चार्ज आता है और थोड़ा सा लगता है वाइट कोई चीज़ डिपॉजिट हुई है। फिर आप जब एग्जामिन वगैरह डॉक्टर करता है तो वो कंफर्म करता है और फिर उसको टेस्ट के लिए भी भेज सकता है। जो आप दूसरी वो है टीनिया कॉर्पोरेस, टीनिया, वो एक फर्क इन्फेक्शन है, लेकिन याद रखिएगा कि वो फंगल, वो वाली टाइप ऑफ फंगस भी डायबिटिक्स में ज्यादा है। सो आप ये बात करें, यानी कि आंखों में स्टाई निकल आना, आंखों में फोड़ा नहीं निकल आता, वो निकल आना, गला बार बार खराब, मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो, खराब होना, बार बार होना, एक्चुअली उसकी रिपीटेशन होना आपको कहीं ना कहीं उस कटहरे में लाके खड़ा कर देता है जहां पर डायबिटीज के हम सबसे पहले जो एज फिजिशियंस ना सबसे पहले उसका इम्यून स्टेटस चेक करते हैं। और इम्यूनिटी को कम करने वाली जो सबसे कॉमनेस्ट डिसऑर्डर है वो डायबिटीज है। फिर बाद में और भी आ जाते हैं, लेकिन हम सबसे पहले उनकी शुगर चेक करते हैं और मेनी टाइम्स वो डायग्नोज हो जाते हैं। अच्छा, ये वजह तो नहीं है कि पाकिस्तान रैंक नंबर 1 पर है कि हम यहाँ पर चेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर हमारे पास ना ये एक साइकोलॉजिकल टर्म एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, क्या कराना है टेस्ट? अच्छा, शुगर निकल आएगी, बीपी निकल आएगा। वो निकल आएगा क्या मतलब है? वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, काश ये इसको हम कैसे रोकें? काश ये वजह होती। ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। और डिस्पाइट अब आप सोचें कि जो मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता रही हूँ ये पब्लिश स्टेटिस्टिक्स हैं, ठीक है ना? इनमें से बहुत सारी पॉपुलेशन है जिसने कभी शुगर चेक ही नहीं कराई। आपको पता है, आप गाँवों में जाएं, आप इवन पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठे, अच्छा चलो वो जो आपकी वाली बात, क्या चेक करानी? नहीं, मुझे इस उम्र में हो सकती है शुगर? नहीं, मैं तो सारे काम करती हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, इस उम्र में नहीं होती, वो तो मेरे माँ बाप। जो आपने रेशो बताई, इसमें आप फीमेल्स के कुछ सिम्टम्स हैं जो रिलेटेड हैं, जैसे भी आपने कहा कि डिस्चार्ज, इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको शुगर की कटहरे में लाके खड़ा कर देती है। यूरिन इन्फेक्शन मेल्स में भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ये एक जनरल होता है। डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ के जो फीमेल का जो पेशाब की नाली है ना, यूरेथ्रा जिसको हम कहते हैं, वो शॉर्टर होती है, सही है, मेल की लंबी होती है। तो फीमेल्स जनरली प्रोन टू इन्फेक्शंस होती हैं ज्यादा, यूरिनरी ट्रैक्ट ना, तो उनमें फिर ये ज्यादा। लेकिन और अगर आपको ये बार हो रहा है तो आपको अपनी शुगर चेक करा लेनी चाहिए। और मैंने जैसे कहा 50-60 रुपए में आप अपनी शुगर एक फार्मेसी पे जाकर, आपको कोई ग्लूकोमीटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको चेक करा सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये सिम्टम्स की, इसमें यूजुअली एक जेनेरिक टेक्स्ट बुक सिम्टम्स अगर हम कहें तो लोगों को होता था जी फटीग बहुत ज्यादा हो रही है या यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये कुछ एक कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको हम इससे रिलेट कर लेते हैं। अब मेल और फीमेल दोनों में ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स कौन से हैं, मेल या फीमेल, और उसकी रीजनिंग क्या है? देखिए, ये बराबर है, इक्वल है, इसमें कोई क्योंकि आपने बहुत से ना हार्मोन्स के हवाले से भी, वेजिनल डिस्चार्ज का भी आपने जिक्र किया बहुत ज़्यादा खवातीन में कि अगर हो तो वो शुगर हो सकती है उनको, फिर इन्फेक्शन का भी जिक्र हुआ। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि मुझे लग रहा है फीमेल में सिम्टम ज़्यादा है कि आप उसको पकड़ सकते हैं। नहीं, वो समहाउ मेंशन ज़्यादा हो गए। देखिए, मेरी बात सुने, मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट बराबर है। एंड ऑब्वियसली आप वो जो है ना चाइल्ड बेयरिंग एज को निकाल दें, वो तो बेचारे मेल में हो नहीं ना सकती। ये और बात है वो बच्चे के स्ट्रेस में आके उसको शुगर हो जाए, लेकिन
बच्चा जब आपके पास मौजूद है उस स्ट्रेस में शुगर हो सकती है, लेकिन फीमेल को बच्चा जब उसके अंदर है तब शुगर बच्चा होती देखें है। जब बच्चा अंदर है ना, कहते हैं हमारी ना जब किताबों में लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी फिजियोलॉजी जो है इसके नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो प्रेगनेंसी नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन देखें आपके भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे, और बहुत सारे बच्चों वाले देख रहे हैं। मैंने 8 महीने वो शुगर बर्दाश्त भी की है, तो मुझे पता है कि इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ इवन नॉन डायबिटिक्स में भी कि जो आपकी बॉडी जो है ना, जो ऐसे चल रही होती है ना, वो ऐसे हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स हैं, आपका दिमाग भी ऐसे हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, हम नहीं, वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है ना, जिसमें प्रेगनेंसी इज वन ऑफ देम, और मेल्स में भी कोई भी इवन जो मेंटल स्ट्रेस है। पकड़ने वाले हैं, आपने कहा कि प्रेगनेंसी जो है वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। ये सारे मर्दों को सुन लेना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जन्नत पाँव के नीचे यूं ही नहीं बख्शी, ये बहुत बड़ा एक बॉडी पे एक चैलेंज आ जाता है। हाँ। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि हाय डॉक्टर साहब मुझे शुगर हो गई, इसका मेंटल स्ट्रेस लेवल, टेंशन, डिप्रेशन आपकी शुगर को बढ़ा देगा। यस प्लीज, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। कैसे कंट्रोल करें? फ्रस्ट्रेशन हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। देखिए, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट, ठीक है हम अवेयरनेस की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आइडिया हो कि भी मुझे शुगर के ये अलामात अगर हैं या कोई जो मैंने अभी सारी बातें की हैं। इसके बावजूद जब आपको पता चल जाता है तो ये नहीं है कि दुनिया बस खत्म हो गई। हाँ। मतलब लोग तो मैंने रोते हुए देखा है कि शुगर हो गई मुझे। देखिए, शुगर तो बड़ी प्रिवेंटेबल डिजीज है, ठीक है ना, बहुत मैनेजेबल ट्रीटेबल डिजीज है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारियां भी बनाई हैं जिसमें इलाज नामुमकिन है अभी फिलहाल, बाकी अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। लेकिन जहाँ तक 1920 के बाद, 1920 was the year जब इंसुलिन डिस्कवर हुई थी। उससे पहले शुगर जो खास तौर पर टाइप 1 वो होती है शुगर जिसमें इंसुलिन खत्म होती है बॉडी में, ठीक है। टाइप 2 वो होती है जिसमें इंसुलिन बनती है लेकिन या तो कम बन रही होती है या फिर उसके खिलाफ बॉडी में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। उसकी भी कई वजूहात हैं जिसमें वजन एक बहुत बड़ी शुगर भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स की जो डिफरेंट, वो तो ऑब्वियसली डॉक्टर ने डिफाइन करनी है। और आपको जब डायबिटीज हो जाती है या तो आप किसी तिब की साइड पर भागते हैं या डॉक्टर की तरफ जाते हैं, फिर एक आप देसी टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि अब तो हम अपनी शुगर कंट्रोल खुद ही कर लेंगे, अपने हाथ में ले लेते हैं। बेस्ट वे इज़ टू गो टू अ डॉक्टर, गेट योर सेल्फ चेक्ड। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 हज़ार रुपया फ़ीस जमा करा के प्राइवेटली दिखाएं। पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटीज़ ये मौजूद हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। अपनी हेल्थ से आगे कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि आपको अगर शुगर हो गई है तो क्या करना है। इंसुलिन की से आपने जिक्र किया कि इंसुलिन लोग लगाते हैं, भागते हैं लोग, कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी दे देना, इंसुलिन ना देना, इसकी क्या वजह? देखिए, मेरी बात सुने, हर डायबिटीज़ का इलाज इंसुलिन नहीं है। तो ये 2-3 किस्म की डायबिटीज़ होती है, ठीक है। एक होती है जिसमें टाइप 1, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही होती बॉडी में, तो वो बच्चों में होती है क्योंकि बॉडी में बन ही नहीं रही, और वो अर्ली डिटेक्ट भी वो अर्ली डिटेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे पाकिस्तान में जब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई भी होती हैं तब मरीज आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप उधर इंसुलिन देंगे, उधर वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। साथ फ्लूइड वगैरह देने पड़ते हैं, मतलब जो भी डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द सिचुएशन। एक दूसरी टाइप की होती है जो टाइप 2, मोटी टाइप्स आपको बता रही हूँ। जो टाइप 2 होती है ना, उसमें बॉडी इंसुलिन बना रही होती है, ठीक है ना। हो सकता है ज़रा कम बना रही हो, नंबर 1। नंबर 2 कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन एक्शन नहीं कर रही होती, यानी कि जिस जगह पे इंसुलिन जाके एक रिसेप्टर होते हैं ना, एक वो चाबी जहाँ लगनी है वो रिसेप्टर काम नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो अब इसके इन 2 प्रॉब्लम्स मोटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी मॉनिटर की जाती है, ठीक है ना। सो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है उसमें हम इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन की कई टाइप्स आ गई हैं अब तो। ऐसी भी इंसुलिन है, एक तो होती है कि 4 से 6 घंटे के इफेक्ट, अब तो ऐसी भी आ गई हुई हैं जो 24 घंटे, और अब ऐसी भी आ गई हैं जो हफ्ते में एक दफ़ा लगानी होती है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये मेरा सवाल ये है, असल में ये तो हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे इंसुलिन नहीं देनी आप, चाहे उनको जरूरत है, मुझे दवाई दे दें। क्या दवाइयाँ, टैबलेट्स बेहतर है इंसुलिन से,
या इंसुलिन ज़्यादा सिक्योर है? इन दोनों में से आज ये मिथ्स ज़रा बस्ट करें कि वो शुगर की टेबलेट्स ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर हैं या इंसुलिन? इसके लिए आप अपने फिजिशियन को डिसाइड करने दें कि आपको कौन सी डायबिटीज़ है। जैसे मैंने कहा ना कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है ना, उसमें टैबलेट्स काम नहीं करेंगी, उसमें तो कोई टैबलेट काम नहीं करेगी। ठीक है ना? हाँ। और अगर आप टैबलेट्स पे रह सकते हैं तो फिर आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा। देखिए, आपका फिजिशियन आपको बताएगा जो यंगर एज की डायबिटीज है कि भाई आपको इंसुलिन चाहिए तो आपको इंसुलिन लेनी है। सही है। अपने बच्चे को समझाएं कि बेटे आपका और कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने देखा जो इंसुलिन डिपेंडेंट यंगर एज होती है ना, तो बेचारे रिबेलियस होते हैं, उन्होंने स्कूल बच्चों ने जाना होता है, ये उनको बड़ा फील होता है कि वहाँ बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो इंसुलिन का टीका लगा रहे हैं लंच ब्रेक में। तो मतलब यानी कि ना थोड़ी सी उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन वंस वेल काउंसल्ड उनकी मतलब अब आप आई थिंक आई कैन मेंशन, क्योंकि द होल वर्ल्ड नोज के वसीम अकरम, ज़ेबा बख्तियार, ठीक है, फवाद जो हमारे एक्टर हैं, सो ऑल ऑफ देम आर डायबिटिक। और अब आप देखें दे आर डूइंग एवरीथिंग, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। बच्चों को करने के लिए ना वो कहा है कि इट्स कूल टू हैव शुगर, इट्स फाइन, आपने सिर्फ उसको मैनेज करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि दिस डिजीज इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ठीक है, इट्स कूल टू मैनेज योर डायबिटीज वेल, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी जो है ना गोलियों वाली, वो है जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह, वो कई माशाल्लाह अब तो बहुत ड्रग्स आ गई हैं। और बड़ी एक जो अच्छी चीज़ है ना कि पाकिस्तान की फार्मा की इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो गई है कि हमारी अभी लोकल प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो गई है। सो मतलब मैनेजेबल रेट्स में आपको वो दवाइयाँ मिलती हैं। आपका फिजिशियन आपको बताएगा, बस एक शर्त है, आपने ये करना है कि आपने फिजिशियन को फॉलो करना है। वो आपको कहते हैं मॉनिटर करें, आपने मॉनिटर करना है। फॉलो अप पे आएँ, यानी कि अपनी विजिट्स करें, आपने आनी है, ये आपका फर्ज है। अच्छा, डॉक्टर के पास मुसलसल जाना जो है, जब वो आपको बुलाए, बहुत ज़रूरी है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ लोग 6 महीने के जी हमारी तो मेंटेन चल रही है, हमें क्या ज़रूरत है दिखाने की, तो ये ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। आपने फार्मास्यूटिकल का जिक्र किया, आपने शुगर की मेडिसिन का जिक्र किया, ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है इस बारे में। बहुत से लोग जो हैं वो खुद से शुगर की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। उसमें नाम अगर मैं लूँ तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा, आप भी मुझे बता देंगे 2-4 नाम जो लोग ले रहे होते हैं कि जी हम मोटे हो गए थे बहुत ज़्यादा। ये दिस इज सो कॉमन, आप जरा गौर से सुनिएगा। मेरा वजन बहुत बढ़ रहा था तो मैंने ना ग्लूकोफेज लेना शुरू कर दी, मैंने ओज़ेम्पिक लेना शुरू कर दी, मैंने कुछ ऐसी दवाइयाँ लेना शुरू कर दी जो आपकी शुगर को शायद डाउन कर देती हैं। आई डोंट नो व्हाट दे डू मेडिकली, बट आप 15 दिन खाएं, वो सुबह शाम खाएं, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और वो एक्चुअली हो भी जाता है, 7-8 किलो आप वजन लूज कर देते हैं। इज इट डेंजरस? देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ। मैं मालम रोड पे ड्राइव कर रही थी, वहाँ एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, तो ब्राइडल पैकेज था कोई पार्लर का, जो मतलब उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पता नहीं ये फेशियल, ये और ये पेडिक्योर, मैनिक्योर, जो भी सारी सर्विसेज, और उसके आगे लिखा हुआ था उस वाले टीके का नाम, कि उस जो आपने अभी बोला है, जिसका सीमाग्लूटाइड, जिसका एक्टिव वो एजेंट है, उसका नाम लिखा हुआ था कि ये भी इस वाले पैकेज में इंक्लूडेड है। सो दिस वाज एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द एमए मालम रोड। और इसको मैंने देख लिया ना, सेलिब्रिटीज को देख लिया हमने, मूवीज में देख लिया, ओ आई एम टेकिंग ओज़ेम्पिक, आई एम टेकिंग दोज इंजेक्शंस जिससे मेरा वजन लूज हो जाएगा, तो हमने उसको कमर्शियलाइज कर दिया। एक पार्लर का, एक सैलून का क्या ताल्लुक बनता है ये इंजेक्शन वाले कोर्स से, गोलियों वाले कोर्स से, जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट से मेरी मुराद है कि फ्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपको दिए चले जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट तो ऑब्वियसली नहीं है, दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। बिल्कुल, और बल्कि ज्यादा ही मनी करते होंगे। और दूसरी बात है कि मैं टेक्निकल एडवाइजर हूँ हेल्थ केयर कमीशन की, एंड आई रिपोर्टेड दैट इन द हेल्थ केयर कमीशन मीटिंग कि ये हो रहा है। और वहाँ आई वाज सरप्राइज्ड टू हियर कि बहुत सारे हमारे और कोलीग्स बैठे थे जो सारे यही बात कर रहे थे कि लोग आपसे पूछते ही नहीं है, अच्छा आपने कहा कि अभी नहीं आपको ये सीमाग्लूटाइड या टर्जेपिटाइड इन टीकों की अभी ज़रूरत नहीं है, तो पता चलता है अगली विजिट पे वो जी आपने तो नहीं दिया, तो हमने वो फलाने से ले लिया या हमने खुद ही ले लिया या ये कर लिया। देखिए, मेरी बात सुने, ये दवाइयाँ गलत नहीं बनी हुई, लेकिन इन दवाइयों की कुछ इंडिकेशंस हैं, ठीक है ना। अब आप ओबेसिटी की बात करें, हम ओबेसिटी में देते हैं, मैं देती हूँ, एंड वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अब आप मुझसे पूछें कि आप हर ओबीस को देंगे, नो,
सबसे मतलब हमारी किसी भी बीमारी का फिजिशियन ले लें, सर्जन ले लें, ऑन्कोलॉजिस्ट ले लें, गायनेकोलॉजिस्ट ले लें, उनका एक स्टेप वाइज अप्रोच होती है। सही है। सो हम स्टेप 1 करते हैं, स्टेप 2 करते हैं, एकदम हम 8वें 10वें स्टेप पे तो नहीं पहुंचते ना। और दूसरी बात एक प्लीज़ याद रखिए कि ये दवाइयाँ जो है ना ये बड़ी रिस्की हैं, इनको बड़ा केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ देते हैं। ओज़ेम्पिक और ये जो टर्जी और ये जो टर्जेपेटाइड, ये जो सारी आप दवाइयाँ बता रहे हैं, क्या करते हैं? ये आपकी नंबर 1 भूख मारते हैं, ठीक है ना, आपकी सैटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब आपने इतना सा पानी पिया ना, तो उसके बाद को लगेगा कि आपने तो पराठा खा लिया। अब हो सकता है कि उसके साथ आपको वॉमिटिंग हो, आपको पेट में दर्द हो। एक हमारा बॉडी का ऑर्गन है पैनक्रियास, लबलबा जिसको कहते हैं। आपको पता है कि ये लबलबा हमने देखा है पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस होते हुए, बहुत सीरियस बीमारी है, ठीक है ना। और मरीज बेचारे को पता ही नहीं चला, नहीं वो उसमें लिखा हुआ था, थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। जब वो एक्सट्रीम हो जाती है तो उस स्टेज पे हमारे पास आते हैं। अब हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता चलता है हाँ वो तो एक टीका भी था जो हम खुद ही से ही लगा रहे थे। आप देखें ये कितना डेंजरस हो सकता अच्छा, है। और एक और देयर आर हेल्दी वेज जिससे आप वजन कम कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा है जो आजकल नीड ऑफ द डे है, इसकी भी अवेयरनेस होना कि ये करता क्या है। एक तो भूख कम मैंने जैसे बताया, दूसरा ये कि किस एक्सपेंस पे ये कर रहा है। ये आपके बॉडी मसल्स जो है ना इनको वेस्ट करता है। तो आप देखेंगे ना वो बड़ा मशहूर है ओज़ेम्पिक फेशिज कि वो फलाना एक्टर, वो इंडियन, उसकी बार बार दिखाते हैं कि उसके मुंह को क्या होगा बिफोर आफ्टर चिब्बा। क्या वजह है कि ये जो मसल्स है ना सबसे पहले वो फेस पे नजर आते हैं। तो फेस के मसल्स वेस्ट हो रहे हैं, बाकी वेस्ट हो रहे हैं। अब उस इंडिविजुअल ने टीका तो लगा लिया, वेरी हैप्पी, उसका वजन भी कम हो रहा है। वो जो इतनी कोशिशों से कर रहा था वजन वो हो नहीं रहा था, तो अब एकदम वो भी खुश। अच्छा, अब कुछ वक्त गुजर गया, उसने ना एक्सरसाइज की, उसने कहा मुझसे नहीं एक्सरसाइज होती, मैं लेजी वे ऑफ लूजिंग वेट, ठीक है। एक्सरसाइज भी नहीं की, मसल मास भी ख़त्म हो गया, 6 महीने भी गुजर गए, बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी। एंटीबॉडीज़ होती हैं जो फाइट करती हैं मॉलिक्यूल के ख़िलाफ़। अब वो जी ओज़ेम्पिक का इफेक्ट या जो भी आप इस तरह के एजेंट ले रहे हैं उसका इफेक्ट भी कम होना शुरू हो गया। अब जी उसने मसल भी उसका वेस्ट होना शुरू हो गया। तो उसके बाद व्हाट रिजल्ट्स इज व्हाट वी कॉल योयो सिंड्रोम। योयो सिंड्रोम क्या है कि फैट ज़्यादा है, मसल मैस अंदर है नहीं। तो वो जिसको कहते हैं ना कि मतलब वो चल फिर रहा है लेकिन उसमें ताकत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बॉडी को होल्ड फैट नहीं कर रहा, वो मसल कर रहा है, वो आपकी प्रोटीन्स है बेसिकली जो आपको एनर्जी। और फिर अब आप रेजिस्टेंट भी हो गए, यानी कि आपकी एंटीबॉडीज बननी चाहिए होगी ना। तो अब वो कह रहा है कि मैं तो डोज ज्यादा भी की है तो मेरा वजन फिर भी कम नहीं हो रहा, पहले तो बड़ा कम हुआ था, ठीक है ना, अब तो मुझे भूख भी लगनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। सो ये एक नॉर्मल सीक्वले हैं जो ओवर द इयर्स जैसे जैसे इंजेक्शंस आए, सो बेसिकली आपकी बॉडी डिटीरियोरेट हो रही है, सो लॉन्ग टर्म में डेड होने की तरफ जा रही है। अल्लाह माफ करे, बट इज इट वर्थ इट? मतलब आप एक इंजेक्शन लगा के 6 महीने के बाद आप अल्लाह माफ करे अपनी बॉडी को खुद उठाने के काबिल ना रहें। देखिए सीमल, बात ये ना कि हर चीज के प्रोज और कॉन्स वे आउट करने पड़ते हैं। कुछ में यही ट्रीटमेंट है जो हमने देनी है, लेकिन ये आप नहीं जज कर सकते या ब्यूटी पार्लर वाले नहीं जज कर सकते या एस्थेटिक क्लिनिक वाले भी जज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। आपको डॉक्टर के पास आप जाएं और बिल्कुल ऐसे इंडिकेशंस बनती हैं जिसमें आपको ओज़ेम्पिक और ये सारी दवाइयाँ आपको देनी पड़ती हैं। और जब आप देते हैं तो उनको फिर विद केयरफुल मॉनिटरिंग देते हैं, बॉडी मैस साथ। अब अच्छा, और ये नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी शुरू कर दें। ये जैसा एक सूट है ना, वो टेलर मेड होता है कि एक आपको अच्छा फिट आएगा तो उनको अच्छा फिट नहीं आएगा। इसी तरह जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, वो ये नहीं होता कि कोई भी लिखते। आप सबसे पहले मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस को देखते हुए इन तीनों एरियाज को जज करके फिर आप कोई ट्रीटमेंट लिखते हैं। बिल्कुल सही। और आपने बड़ी अच्छी बात की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और आपके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं आपकी सगी बहन के भी वो नहीं हो सकते। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अभी जो आपने जिक्र किया ना, इसमें मैं छोटा सा एक चीज़ मेंशन करना चाहूँ, क्योंकि हम अवेयरनेस के ऊपर शो कर रहे हैं, तो ये तो हम ओज़ेम्पिक और वेट लॉस और ग्लूकोफेज और मतलब इंजेक्शन से लेकर गोलियों तक की बात कर रहे हैं जो आप डाइट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो हालात ये भी हैं कि कीमो
थेरेपी के दौरान यूज़ होने वाली वो दवाइयाँ जो हम कैंसर के पेशेंट्स को देते हैं, हम अपनी स्किन गोरी, चमड़ी गोरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मतलब हम इतने लेवल पर अपने आप को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, अपनी बॉडी हेल्थ को। अच्छा, हम चूँकि शुगर की बात कर रहे हैं, सो कमिंग बैक ऑन द टॉपिक कि वज़न कम करना इसमें बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ड्रास्टिकली कम हो जाए तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन भी हो जाती है। प्रोटीन का आपने जिक्र किया, क्या प्रोटीन शेक्स और ये जो एक्सरसाइज करने वाले लोग, मसल्स बनाने वाले लोग, या जनरली भी प्रोटीन बार्स, प्रोटीन शेक्स लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी रेगुलर डाइट में, बहुत ज़्यादा से मेरी मुराद ट्वाइस अ डे, वंस अ डे, क्या ये भी शुगर को स्पाइक करती है या इज़ इट सेफ टू टेक? देखिए, बात यह है कि हर चीज़ का इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है। आप प्रोटीन्स लें, आप इवन डाइट भी करें तो आप फैट्स कम लें, स्टार्चेस कम लें, प्रोटीन्स लें, लेकिन ये नहीं है कि आप बस अंडे हैं तो अंडे ही खाते रहें। वो जो है प्रोटीन शेक्स हैं, वो दे आर वेरी डेंजरस, दे आर वेरी, आई एम टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि वो इतने एक्सपेंसिव हैं, लोग 25-25, 30-30 हज़ार इतनी सी बॉटल पे, इतने से पाउडर की बॉटल पे जो पानी में डाल के स्कूप्स खा रहे होते हैं। बिल्कुल। और आपके ख्याल में वो डेंजरस है? जी, वो नहीं लेना चाहिए? डेंजरस हैं, बिल्कुल डेंजरस हैं। और बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, खासकर जो जिम वगैरह जाते हैं, वो क्या करते हैं जी, सुबह दोपहर शाम खाना नहीं खाना, वो जी प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। कभी कभी तो मेरा बड़ा दिल खराब होता है, मुझे पता लगता है। नहीं, अंडे भी आप खाएं, देखिए अल्लाह की नेमत है, आप खाएं, लेकिन ये थोड़ी है 12 अंडे खाएं। हाँ। और वो साथ जी आप क्या है, आप अपनी बॉडी का जो तवाज़न है उसको खराब करें। आप प्लीज खाएं, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स खाएं। सब जिम जाने वाले लड़के जो है ना, मर्द हजरात, 40 के बाद जो मिड लाइफ क्राइसिस आपका शुरू हो जाता है और फौरन से आप जिम जाना शुरू कर देते हैं, हम बॉडी बना लें, हम थोड़े से यंग लगेंगे, वो गौर से सुन लेंगे जितने प्रोटीन शेक्स खा रहे होते हैं, जो 12 अंडे सिर्फ खा रहे होते हैं और एक्सट्रीम प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं, दिस इज नहीं, हमने किडनी फेल होती हुई देखी है ऐसे एक्सट्रीम डाइट्स पे। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जो प्रोटीन है ना, एक पैकेज होता है, ठीक है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी आता है, ठीक है ना। ऐसे भी हमने देखे हैं कि मतलब 10-10 अंडे खाए जा रहे हैं। उन्हें जी किसने, जो जिम के वो फिटनेस ट्रेनर ने बता दिया कि अंडे ही तुमने खाना है। 25-30 हज़ार का आपको वो प्रोटीन वो भी दिया, और आपको इंटरनेशनली कहीं से टैग लगा के एक चीज भी दे दी जो आप पानी में घोल के पिए जा रहे हैं। आपने नॉर्मल पानी पीना छोड़ दिया, आप इंटायरली पूरी जिम की 2-3 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप वो शेक पिए जा रहे हैं। बिल्कुल, जो आपको लग रहा है, हो मुझे बड़ी एनर्जी आ रही है, मुझे बड़ा बूस्ट आ रहा है, मुझे बड़ा पसीना आ रहा है, मेरी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। इट इज एक्चुअली अ बॉडी फेलियर जो आपको अल्टीमेटली फील होगा। गोइंग टू डैमेज योर वाइटल ऑर्गन्स, खास तौर पे किडनी, लिवर। यार नॉर्मल बैलेंस रखो। जैसे देखिए, मेरी बात सुने, एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि जब आप कुछ खाते हैं ना, तो अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। सही है, ठीक है। 1/3 फॉर पानी, 1/3 आपका खाना और 1/3 खाली छोड़ दें, ठीक है ना, हवा के लिए, ठीक है ना। अगर आप इसी को आप करें, और ठीक है, आप थोड़े से शुगर, जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया कि आप खाएं, वो डिश खाएं, लेकिन ज़्यादा स्टार्ची ना खाएं, ठीक है। आपने फ्राइज़ खाने, थोड़े से आलू ले लें, लेकिन उनको एयर फ्राई कर दें या उनको बॉईल करके कर लें, चिप्स की फॉर्म में ही काट लें, लेकिन उनको डीप फ्राई ना करें। इस तरह थोड़ा सा मॉडिफाई करना और नॉर्मल उसमें रहना। और बल्कि एक मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे पास जो मरीज आते हैं ना, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमसे नहीं है फैंसी खाने खाए जाते, हम तो रोटी सालन खाने वाले लोग हैं, आप उसमें बताएं कि हम क्या करें। फिर मैं उनको बताती हूँ कि फाइबर आप कैसे ज्यादा करें, ये सब बोल लें। अब हर खाने से एक होता है, हर खाने का ना अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं आपको के लिए आप कह रही हैं इस चीज का इस्तेमाल अच्छा है। देखिए, एक चीज होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी फूड की, कि आपकी टेंडेंसी, उस फूड की टेंडेंसी होती है कि आपकी शुगर को कैसे ऊपर लेके जाता है, ठीक है। जब आप किसी भी चीज में फाइबर डालते हैं ना, तो जो शुगर ऐसे बढ़नी है ना ग्राफ पे, वो ऐसे बढ़ेगी। मसलन आपने एक किन्नू लिया, ठीक है, आपने उसी किन्नू का जूस बना लिया, सही है। अब कहने को आपने एक किन्नू ही लिया है, लेकिन जब आप जूस की फॉर्म में लेंगे ना, यानी कि माइनस शुगर ज्यादा होगी और फ्रूट के अंदर फ्रूट खाने में कम होगी, शुगर उतनी होगी, लेकिन जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि वो ब्लड में किस तरह शुगर को बढ़ाता है, वो फाइबर के साथ होगा ना, फाइबर उसको अपने साथ बांधे रखेगा, तो वो ऐसे ऐसे बढ़ेगा जब आप पूरा किन्नू खाएंगे। अगर आप वो फेंक देते हैं जो असल उसकी खूबसूरती है, तो फिर आपका ऐसे बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप फलों की बात कर रही हैं, तो आजकल आमों का मौसम है और लोगों को तो बहुत
शदाई हैं लोग आम के। शुगर के पेशेंट आम खा सकते हैं? क्योंकि जनरल नोशन ये है कि वो मुझे तो शुगर है मैं नहीं खा सकती। देखिए और फिर बेचारे तरस तरस के देख रहे होते हैं और जो खा रहे होते हैं उनको नजरें लगा रहे होते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने ना इंसानी जिस्म को बड़ा खूबसूरत बनाया है, ठीक है। आप अपना हाथ करें, इस हाथ को मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी बना लें, इतना आप फ्रूट खा सकते हैं दिन में। इतना कुछ भी? हाँ, ये इतना, ठीक है। थोड़ा सा खोल लें थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें। मतलब अच्छा, मतलब एक हाथ में जितना, मतलब एक आम आ रहा है जितना, तो ठीक है ना, एक आम खा सकते हैं। नहीं, ये एक आम मतलब यानी कि आपने एक वक्त पे ये सारा नहीं खाना, ठीक है। आप इतना फ्रूट पूरे दिन में खा सकते हैं। सही है। आप यानी कि आप एक काश आम लें, उसमें कोई फाइबर डाल दें। अब क्या फाइबर आप डाल सकते हैं? आप ये तुखम लंगा डाल सकते हैं, चिया सीड्स डाल सकते हैं, दूसरे सीड्स, ये जो पंपकिन और ये जो सारे कुछ आए हुए हैं, मैं सस्ती वर्जन कर लें या उसके साथ खा लें, जैसे मर्जी आप वो कर सकते हैं। आप उसके अंदर खीरा डाल सकते हैं, ठीक है ना, आम खीरा। आप सैलेड बना सकते हैं। नए कॉम्बोस पता लग रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। आप अंदर आप सैलेड बनाएं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को मिक्स करके आप एक सैलेड, बिल्कुल बहुत हेल्दी सैलेड्स हैं। आप उसमें पत्ते किसी भी फॉर्म के डाल सकते हैं, सही है, ठीक है ना। आप और ये टमाटर वगैरह डाल सकते हैं। मतलब आपने एक टेस्ट ही लेना है ना। लेकिन वो जो एक पहला वो था ना कि भाई आम है, एक बाल्टी है, उसके अंदर बर्फ है और आम ही आम है, वो भी है हमारे घर में पेटियां आती हैं और आमों की फिर पार्टी होती है कि हम कहीं जाकर किसी पार्क में बैठकर मैंगो पार्टी करेंगे। आप करें पार्टी, लेकिन आप फाइबर ऐड कर, लेकिन शुगर पेशेंट्स फाइबर ऐड और फिर एक लेवल आप एक अंदाजा रख लेना कि आपने पूरे दिन में इतने, यानी कि एक आम, यानी पूरे दिन में, और साथ आप शुगर को मॉनिटर कर लें, ठीक है ना। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन की आपको पता है भाई आज मैंने आम खाना है तो 2 यूनिट ज्यादा बढ़ा लें। यानी कि आप अपने आप को नजर में रखें ना। आज आपको नजर आ रहा है आपने मैंगो पार्टी करनी है, आप अपना प्री लंच, यानी कि लंच का अगर इंतजाम है तो आप लंच से पहले शुगर करें, उस लंच के 2 घंटे बाद या डिनर या जब भी आपने खाया उसके 2 घंटे बाद करें। अब आपको नजर आ गया कि आपकी शुगर कंट्रोल में है नहीं है, तो उसके मुताबिक अगली आपने जो भी गोली लेनी है या टीका लेना है उसकी डोज को यानी कि अंडर मॉनिटरिंग। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, अब हेल्थ अनफिल्टर्ड में ना हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम बड़े क्विक क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो एक इन्फॉर्मेशन लोगों को विदाउट एनी स्याको सबाक हम जो है ना डायरेक्ट पहुंचा सकें। तो वो मैं शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल ये है कि शुगर के पेशेंट्स को जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है वो नर्व्स की भी होती है, टांगों में वेन खिंच जाना, पाँव से आग निकलना, उंगलियां सुन हो जाना। ये क्यों होता है और इसका हल क्या है? इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये ब्लड में जब शुगर ज़्यादा होती है ना तो जो हमारी नर्व्स होती है ना उसको एक शीथ होती है, एक झिल्ली सी होती है, उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और उसको डैमेज करते हैं। उसकी वजह से ये आपको ना नंब, ये इसको हम ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप कहते हैं। इवन आपके हाथों का मोटर फंक्शन इफेक्ट हो जाता है। मेरी अम्मी को होता है ये बहुत ज्यादा कि वो कोई हाथ की चीज पकड़ी हो तो हाथ कांप जाते हैं और उनका नहीं, आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है। तो अच्छा, इसमें ना रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये आप टांगों की बात कर रहे हैं ना, ये खास तौर पे डायबिटिक्स में होता है। और एक और चीज याद रखिएगा, जब शुगर पेशाब के रास्ते निकलती है ना, जब ज्यादा होती है तो वो अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी खींचती है, जिसमें पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है। पोटेशियम वो इलेक्ट्रोलाइट है जब आप धूप में बाहर काम करते रहें और आप पानी ना पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स ना पिए तो आपको जो कमजोरी होती है वो वाला इलेक्ट्रोलाइट है। और उसका और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन एक उसमें फंक्शन मसल्स हैं। तो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स, कुड़ाल पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यूरिन में पोटेशियम का लॉस ज्यादा हो रहा है। तो इसका बेस्ट इलाज क्या है? शुगर कंट्रोल करें ताकि शुगर ही ना निकले जिसकी वजह से पोटेशियम का लॉस। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का जिक्र किया तो इसी से अगला सवाल पूछ लेती हूँ। हर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी तो अफोर्ड नहीं करता और ना ही लोग इतना बॉदर करते हैं, लग्जरी कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे पूरे किए जा सकते हैं? मतलब इस पानी में मैं ऐसी कौन सी चीज़ डालूं कि मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे हो जाएंगे, मेरे बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और आपकी बॉडी की ये तमाम मिनरल्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे? अगर आप शुगर के मरीज के लिहाज से पूछें तो लीमू पानी बेस्ट है, ठीक है, पानी में लेकिन लेमन ओनली। उसमें ये नहीं है कि फिर आप उसमें चीनी डालें, कंजबी नहीं बनानी। हाँ, आप उसमें स्टीविया डाल सकते हैं। अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है उसमें सॉल्ट डाल, ये बेहतरीन मुरक्कब है। सॉल्ट, अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्वीट और साथ नींबू की शिकंजवी जो है वो बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है। आप कह रही हैं कि ये ले लें, और सस्ता भी है। इसमें कोई फैशन जो ये इतने महंगे आए हुए हैं, 1.5, 2, 300 की इतनी सी बोतल, तो उसमें ये है कि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। लेकिन आप रिप्लेस जरूर करें फ्लूइड, और ये आजकल के मौसम में तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये तो मैं भी ऑप्ट करने वाली हूँ। सिंपल पानी तो मैं साथ रखती हूँ, लेकिन लीमू अगर निचोड़ के बीच में थोड़ी सी साथ अंदर आप एक खीरे का डालें, उसमें पेपरमिंट डालें, ये बड़े हेल्दी ऑप्शंस हैं, ठीक है ना।
लेमन का जो छिलके समेत एक पीस डालें, कितनी बड़े आपको बोतल, आम से बोतल पकड़ लें, जग पकड़ लें, अपने टेबल पे, अपने किचन में, जहाँ आप जाते हैं, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, अपने साथ एक इतनी बड़ी टैंक टाइप चीज पकड़ लें या बोतल ले लें। लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं इस तरह की बोतलों का, लेकिन आई एम ग्लैड कि बहुत लोग इसको सीरियस लेते हैं और वो कैरी कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो शुगर हाई हो जाए, आज तक मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं शुगर लो हो जाए तो आपको होता है फलां खा लो, थोड़ी शुगर मेंटेन करो। शुगर हाई हो जाए तो क्या करना चाहिए कि एकदम से नॉर्मल लेवल पर आए? उसका तो इलाज ही है जो आपको मैंने पहले बताया। अगर ये शुगर इंसुलिन की लैक की वजह से है तो इंसुलिन आपने देनी है। अगर दवाई खाने के बाद भी आपकी शुगर हाई आ रही तो है फिर आपकी डोज चेंज होने, फिर आप फिजिशियन के पास एट द मोमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप जाएं, आप डिटेक्ट कर लिया, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। आपकी जो डोज है, या आपको ऑलरेडी डॉक्टर जैसे हम लोग बता देते हैं कि अगर आपकी शुगर ज्यादा हुई, आप इंसुलिन ले रहे हैं तो 2 यूनिट बढ़ा लें, ये जो दवाई है उसकी डोज ज्यादा कर लें, लेकिन खुद ना करें। आप डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लाएं। कर रहे होते हैं अपनी देखिए मेरी बात सुने, अपनी अगर इंसुलिन के लेवल्स को, अपनी मेडिसिन अच्छा, इसका ना एक मैं आपको बताऊं, या तो आप टेलीफोनिक विजिट कर लें अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते। अब बेस्ट तो ये है कि आप फिजिकली जाएं डॉक्टर के पास, ठीक है, और उससे मशवरा ले लें, क्योंकि डॉक्टर जो आपको बताएगा वो आप अनलेस खुद डॉक्टर हो, बड़ा मुश्किल है कि आप उसको सही जज करें कि कौन सी। आप देखें ना, दवाइयाँ ओरल भी जो दवाइयाँ वो भी कई किस्म की हैं। कई हैं जैसे पेशाब की फ्लो ज़्यादा करती हैं। अब इस गर्मी में अगर आप उस वाली दवाई की डोज ज़्यादा कर दें तो वो आपके लिए हार्मफुल है ना, डेंजरस हो जाता है। ठीक है, शुगर तो आपकी आ जाएगी नीचे, लेकिन बाकी आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो ये बातें बहुत सारी हैं जो एक डॉक्टर ही बता सकता है, ठीक है ना। तो आप फौरन जाएं। आपने बड़ी अच्छी बात की, जहां आप डिटेक्ट करें कंट्रोल में नहीं आ रही तो आप जाएं डॉक्टर के पास जाएं। और टेलीमेडिसिन जो हैं अब टेलीमेडिसिन सर्विसेज कॉमन होना शुरू हो बिल्कुल गई हैं। सरकारी अस्पतालों में भी हैं, इंडिविजुअली कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स भी कर रहे हैं कि आप खुद नहीं जा सक रहे तो आप टेलीफोनिक आप बोलें। ये तो बाकायदा अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है उसमें एडवाइस की गई है कि बस द थिंग इज कि फॉलो अप जरूरी है। ये नहीं कि आपकी डायबिटीज डायग्नोज हो गई है उसके बाद खुद ही मैनेजमेंट के चक्करों में जुगाड़ जिसको कहते हैं। अच्छा, ये जुगाड़ सिस्टम में ना हम लोग फिर क्या करते हैं, चूंकि बात हो रही है जुगाड़ों की और हर्बल मेडिसिन की, तो हर्बल मेडिसिन तो मैं एक साइड पे कर देती हूँ क्योंकि उनकी एक अलग साइंस है और वो पूरा ये देसी नुस्खे हैं, ये किस हद तक शुगर को ख़राब कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है ना वो देने वाला कौन है, ठीक है ना। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं भी देसी नुस्खे देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई एक एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर कोई एक देसी नुस्खा बताएं शुगर को मेंटेन रखने के लिए। ये जो आजकल जामुन आए हुए हैं, जामुन खाएं, करेले खाएं, करेले का जूस पी लें। देखिए अच्छा। इसकी ना इन देसी नुस्खों का भी साइंटिफिक बैकग्राउंड है, रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, ठीक है ना। कि आपका फ्रूट खाने का बहुत दिल कर रहा है तो आप आम के बजाय जामुन खा लें, सही है, ठीक है ना। अब जामुन की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके केमिकल्स कुछ ऐसे हैं जो कि इंसुलिन का जो एक्शन है उसको एनहांस करते हैं, और ये साइंटिफिक। अब मैं आपको एक तिब्बी नुस्खा बताती हूँ, मुझे बताइएगा, जामुन से रिलेटेड ही है। जामुन की गुठलियों को कहते हैं ड्राई करके, आपने सुना होगा? जी जी बिल्कुल, ड्राई करके उसका सफूफ बना के वो आधा चम्मच जो है वो देते हैं, उसके बकायदा कैप्सूल्स मिलते हैं। वो कैप्सूल में भर के, क्योंकि थोड़ा कड़वा या ड्राई हो सकता है तो कैप्सूल वो कहते हैं कि इट वर्क्स। हाँ, इट्स ओके। देखिए ये नेचुरल प्रोडक्ट है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जो आप एक्सेस में यूज करें। लेकिन एक बात याद रखें, ठीक है आपने छोटे मोटे कुछ एतकाद भी होते हैं ना कि नहीं उस हकीम का इलाज जो था, विल पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है, विल पावर भी, और नहीं एक एतकाद होता है कि ये उसने कुछ इलाज किया था तो वो फलाना ठीक हुआ, मैं उसके पास जाता हूँ। आप जाएं, लेकिन प्लीज आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपको नुकसान दे, ठीक है ना। आप अपने डॉक्टर के साथ प्लीज इन टच रहे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल हमारा ना सोशल मीडिया का ऐसा ट्रेंड है कि हम किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो, हम किसी भी मतलब मिडिल क्लास में हैं, हम अपर मिडिल क्लास में हैं, सोशल मीडिया पे जो चीज़ चल गई है ना वो हमें करनी है। अब उसमें जैसे हम पहले दवाइयों का जिक्र कर चुके हैं, फिर डाइटरी प्लान्स आजकल बहुत सी कंपनीज ऑफर कर रही हैं, 50-50 हज़ार लेती हैं, आपको खाना भी हम भिजवाएंगे जी, पोर्शंस भी हम डिसाइड करेंगे आपका, वो एक अलग बहस है। मेरे ख्याल से उस पर तो एक अलग पूरा पॉडकास्ट होना चाहिए। फिर ये आ जाता है कि हम जो है ना हर चीज़ अपने हाथ में, आजकल ना एयर फ्रायर बहुत सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ रहा होगा, हर कोई इस्तेमाल कर, ओहो मुझे तो ऑयल डीप फ्राई चीज़ें नहीं चाहिए। फिर ऐसी बात आई कि डॉक्टर्स ने मना करना शुरू कर दिया, एयर फ्रायर यूज़ नहीं करना, इट्स नॉट हेल्थी। आपकी ओपिनियन इस पर क्या है? देखिए बहुत सारी चीज़ें ना टाइम बताता है,
जैसे आप माइक्रोवेव भी ले लें, याद है आपको जब शुरू में माइक्रोवेव आया, हर कोई इस पे था, यूज़ करता था वो, फिर विद टाइम अब ये आना शुरू हो गया है कि माइक्रोवेव में ऐसे फूड चेंजेस आते हैं जिसका देखा गया, जिसको कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग रिसर्च, यानी कि जब मार्केट में कोई भी चीज़ आ जाए उसके बाद फिर डेटा इकट्ठा होना शुरू होता है। सही है, ठीक है, फिर ईयर्स लगते हैं। लेकिन ये वाली बात ठीक नहीं थी कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से उसके अंदर रेडिएशन आ जाती है। नहीं आती रेडिएशन। I've researched it on Google a lot. I'm not sure कि वो सही है या नहीं है। उसमें रेडिएशन नहीं आती। उसमें जो देखा गया, जो कहा गया है कि उसमें कुछ ऐसे चेंजेस विद इन द फूड वो लाता है जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसी तरह अब ये पोस्ट मार्केटिंग एनालिसिस नहीं बताया ना ओवर द ईयर्स। याद है जब हम बचपन में थे तो माइक्रोवेव, मैं तो आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं, लेकिन जब मैं बचपन में थी तो माइक्रोवेव आया और ऐसे धड़ाधड़ हर कोई ले रहा है माइक्रोवेव। अंदर डाला, मम्मी को कहने की जरूरत नहीं है ये वो। लेकिन अब मैं ही हूँ जो मैं अपने बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि माइक्रोवेव ना यूज करूँ, क्योंकि अब दिल में खदशा तो आता है ना कि आखिर क्या हुआ इतने सालों में। डॉक्टर आप ये कह रही हैं कि इफ यू कैन अवॉइड माइक्रोवेव तो आपको करना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड। देखें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि पूरा सर्कल चला के वापस आ रही है। मट्टी के बर्तन, फिर लोग ये सोचते हैं गोरे कैसे जिंदा हैं, वो तो है ही मशीनों पे। कॉफी मशीन भी उनकी पड़ी हुई है, माइक्रोवेव भी पड़ा हुआ है, ग्रिल भी उनके घर, तो चूल्हा शायद चलता ही नहीं होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फर्क है। आई एम जस्ट सेइंग कि वो तो है ही डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ना, तो वो भी तो माइक्रोवेव यूज नहीं, तो वो अब देखें ना, तभी तो प्रेवेलेंस मैलिग्नेंसी की ज्यादा, कैंसर की ज्यादा होनी शुरू हो गई है। आप सोचें ये चीजें ना गोल चक्कर काट के वापस, अब आप देखेंगे रिसर्च कह रही है कि मिट्टी के बर्तन दोबारा आ रहे हैं और दे आर सेफर। और बाहर मेरी बहन बता रही थी, वो अमेरिका में होती है, तो कह रही थी कि न्यूयॉर्क में बाकायदा एक दुकान है जिसमें वही मिट्टी की कटोरी, और वो ज़्यादा थोड़ी सी उसकी फिनिश ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो पता नहीं कितने डॉलर्स में। कहती है मैं वो जो बर्तन मतलब हमने बचपन में रात होते हुए देखे, और ये खिलौनों के लिए हमारे मिट्टी के खिलौने आया करते थे। तो आप ये कह रही हैं कि बैक टू नेचर अब साइंस जो है वो खुद भी जा रहा है। तो अब ये देखिए एयर फ्रायर का जो क्या है कि उसमें ऑयल नहीं लगता ना। कॉन्सेप्ट ये कि आपने उसके अंदर डाला, आपने हल्का सा बटर या बॉयल का एक हल्का सा छिट्टा डाला। लेकिन वो जो रिसर्चेस हैं ये कह रही हैं कि ये जो बहुत इंटेंस हीट है ना, ये कुछ केमिकल रिएक्शन ला रही है खाने के अंदर जो कि सेफ नहीं है। अच्छा, तो अब आप वाई नॉट के आप वो सिंपल वो जो तवा जो होता था, जो आप नॉन स्टिक भी ना यूज करें। आपने मेरे 50-60 हज़ार बचवा दिए हैं, क्योंकि मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट गेटिंग इट, मैंने अभी तक नहीं लिया। एंड आई वाज लाइक बच्चों को नगेट्स देने हैं, लंच में अक्सर लोग करते हैं, नगेट्स देनी है, फ्राइज देनी है, तो बजाय इसके कि मैं उसको डीप फ्राई भी तो डॉक्टर मना करते हैं, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करें, बच्चों को सिखाएं ना, आप चिप्स की फॉर्म में आलू काटें, उसको करें स्टीम, उसके ऊपर डालें कोई ऐसे सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, जो भी बच्चे पसंद करते हैं, और बच्चों को खिलाना शुरू करें। अच्छा, मतलब स्टीम देना स्टीम इज मच बेटर देन बेस्ट एयर फ्रायर या डीप फ्राई। देखें जो वेजीज है ना, वेजिटेबल्स, वो तो आराम से स्टीम बेस्ट नहीं, आराम से भी हो जाती है। उनकी बेस्ट वर्जन जो है ना वो स्टीम्ड इसलिए है क्योंकि हम जो करते हैं वो टिंडे को भून के ऐसी उसकी बेइज्जती करते हैं, निकाल देते हैं। भरकस ना सिर्फ भरकस निकलता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे जल जाते हैं बाय द टाइम दे रीच आवर स्टमक। तो अब वही टिंडों को है थोड़ा सा देखें, टेस्ट डेवलप करने वाली बात है ना। जैसे कई लोग साग उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन जो खाते हैं बहुत शौक से खाते हैं। तो इस तरह अब स्टीम्ड वेजिटेबल्स का बच्चों को आप जरा बॉइल्ड स्टीम, जैसे मटर बॉयल हुए हुए, ये बेस्ट फॉर्म्स हैं, क्योंकि इसमें ना कोई न्यूट्रिएंट ऐड हो रहा है, ना उसके ऊपर कोई डैमेज करने वाली कोई रेज आ रही है, स्टीम हो रहा है, नरम हो रहा है और बच्चे खाएं, और वो उसका एसेंस और उसकी जो टेस्ट है वो वैसे का वैसे रहता है। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो कोई ऐसा स्टीमर नहीं है जो फैंसी चीज होती है, तो मैं एक चीज बताने लगी। ना, आप एक बर्तन लें पानी का, उसके ऊपर वो रखें, मैं बता रही हूँ आपको, एक छाननी भी मिलती है, और अब आजकल ना जो हमारे यूजुअल चाय बनाने वाले सॉसपेन्स है ना, उनके ऊपर रखने के लिए एक शीट मिलती है जिसमें बड़े बड़े सुराख हैं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, अपनी छोटी बच्ची के लिए भी और बच्चे के लिए भी मैंने ये किया है कि आड़ू, खुबानी, फल काट के उसके ऊपर रख दिए, उसके ऊपर ढक्कन दे दिया और हल्की आंच पे 15-20 मिनट के लिए रख दिया। वो उसकी स्टीम से खुद ब खुद, मतलब अभी मैं उनको अगर ब्रोकली बना के देती हूँ तो आई डू एग्जैक्टली दिस। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है, एक तो वो मलीदा सा बन जाता है, बच्चे आराम से खा लेते हैं जिनके बच्चों के दांत नहीं होते। दूसरा, दिस इज वेरी हेल्दी, मुझे याद आ गया, तो ये उसको मैंने कहा मैं थोड़ा डॉक्टर साहिबा को भी इम्प्रेस करूं, बताऊं मैं थोड़ा सा ये करती रही हूं। दैट्स वंडरफुल। और ये आप देखेंगे छोटे छोटे कंटेनर्स पर नहीं कितने 100 के मिलते हैं, जिसमें ये मैश्ड फ्रूट्स होते हैं, वो यही चीज है, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, आपने विदाउट प्रिजर्वेटिव दे दिया। क्योंकि मैंने किया ना, वो कोई आई थिंक 1500-1600 की इतनी सी डब्बी मिलती थी, एंड देन ट्राइड
घर पे खुद से, तो वो मुझे लगा बहुत सस्ते में हो गया और फ्रेश, सबसे बड़ी बात। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। शुगर से मेरी मुराद यहाँ चीनी है, बहुत ज़्यादा चीनी वाली आइटम्स खाने से शुगर हो जाती है। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? अगर आपकी टेंडेंसी है तो बिल्कुल हो जाएगी। और दूसरा है कि एक चीज़ है ना कि आप उसको बार बार किए जा रहे हैं, एक घोड़े को बार बार मारे जा रहे हैं, तो एंड में तो फटीग होगा ना। हाँ। तो अगर आप शुगर खा के आप इंसल्ट कर रहे हैं अपने पैनक्रियाज, जिसने इंसुलिन बनानी है, तो इवेंचुअली पैनक्रियाज कहेगी भाई मेरी जान छोड़ो, ये लो शुगर आपके लिए मैं इनाम आ गया। अच्छा जी, अगर आप ठीक फील कर रहे हैं तो आपकी डायबिटीज अंडर कंट्रोल है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं प्लीज़, ठीक है, आपने चेक करना है जैसे आपको एडवाइस किया गया है। एवरी 3 मंथ्स HbA1c का टेस्ट कराना है। आप ऑफ एंड ऑन अपना खुद भी करें, खाली पेट करें शुगर, और कभी खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल जा रही है, अनकंट्रोल जा रही है। इंसुलिन या शुगर की दवाइयाँ आपकी किडनी को डैमेज करती हैं। बिल्कुल। दिस इज अ मिथ और अ फॉल्स? नहीं, बिल्कुल मिथ है या ट्रू है? इंसुलिन तो बेचारी बचाती है, ठीक है ना। देखा गया है कि 8 से 10 साल, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी किडनी फेल हो जाए। ठीक है। और जो जब किडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी हम उसको कहते हैं, वो जब होती है ना, उसको ठीक है आप उसके लिए जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको ट्रीट करते हैं, डायलिसिस पे आ जाते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट पे आ जाते हैं, लेकिन उस किडनी को आप ठीक नहीं कर सकते। सही है। तो उसका एक ही इलाज है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, वो होने ना दें। अनकंट्रोल्ड शुगर जो है आपकी किडनी डैमेज करती है, उसकी दवाइयाँ आपकी किडनी डैमेज नहीं, अगर वो सही अप्रोप्रिएट डोजेस में की जाए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बार बार एक चीज़ का जिक्र किया कि चीनी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, स्टेविया का लफ्ज आपने यूज़ किया, दैट इज प्लांट बेस्ड शुगर ना, जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है और आजकल मार्केट में मिल भी रही है, लेकिन उसकी बड़ी फॉर्म्स मौजूद है। मैं नाम नहीं लूंगी कुछ ब्रांड्स का, लेकिन कुछ लोग टेबलेट्स यूज कर लेते हैं, कुछ लोग पाउडर यूज कर लेते हैं। विच इज बेटर? चीनी के लिए, चीनी का अल्टरनेट मुतबादिल जो है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन आपकी नज़र में क्या है? अच्छा, मैं आपको इसको मुतबादिल नहीं कहूँगी, ठीक है ना। ट्राई टू अवॉइड स्टीविया भी। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, और बाकी भी कुछ एजेंट्स हैं जो मार्केट में आए शुरू में, ठीक है, लोगों ने धड़ाधड़ ले रही है। अब मैं नाम ले लेती हूँ, कैंड्रिल, ठीक है ना। अब क्या वजह है कैंड्रिल को नहीं लोग यूज़ कर रहे? वही ना, पोस्ट मार्केटिंग। देखा गया कि उन लोगों में एक तो हेयरिंग के लॉसेस और दूसरा बैलेंस के प्रॉब्लम्स आना लॉन्ग टर्म से। आप कह रही हैं कैंड्रिल या इस किस्म की जितनी भी टेबलेट्स हैं लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म में आपकी किसी ना किसी हिस्से को डैमेज कर रहे हैं। हाँ, और लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस यूज। इसी तरह स्टीविया भी, अब हो सकता है विद टाइम कुछ वो भी, उसकी भी कोई कहानी, वैसे है वो, तो लग रहा है कि नेचुरल है, क्योंकि वो 100% नेचुरल स्टैंप लगी हुई है। स्टीविया लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो भी यूज कर रहे होते हैं, और उनका ये है कि जी प्लांट एक्सट्रैक्टेड है, इसमें कोई केमिकल नहीं। बात सुने ना सीमल, आपका हो सकता है इस वक्त कुछ करने का दिल चाह रहा हो, लेकिन फॉर सम रीजन आप ना करें। आप कहें कि नहीं ये जगह अप्रोप्रिएट नहीं है, या ये टाइम ठीक नहीं है, या जो है ना, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं। अब आपके सामने मीठा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आप कहें कि बस ठीक है मेरे लिए नहीं ठीक, ऑल्टरनेटिव्स लें। अब इतना मीठे पे ना जाएं, चेंज योरसेल्फ। हम चेंज करते हैं ना अपने आप को, चेंज करने की जरूरत है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि स्टीविया इज मच बेटर देन दिस कैंड्रिल्स और एनी काइंड ऑफ टैबलेट फॉर्म। आपने मुझे एक और चीज याद करा दी, बहुत से लोग आजकल वेप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वेप से भी शुगर हो सकती है? क्योंकि वेप के ऊपर जो पूरी डिटेल्स लिखी होती है ना, 3% निकोटीन है, फ्ला इसमें फ्लेवर है, फ्ला फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, पता नहीं क्या, ब्ला 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 ब्ला। क्या इससे भी शुगर हो सकती है? इसके लिए बताना ज़रूरी होगा कि डायबिटीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, और उसमें ये सिगरेट और वेप का बहुत रोल है। जो वेप है वो सिगरेट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो उसके फ्यूम्स हैं वो, उनका जो मोलिकुलर वेट ऐसा है कि नीचे वो लंग्स की झिल्ली तक पहुँच रहे हैं, जो कि इवन सिगरेट स्मोक का नहीं, बल्कि हुक्के बेचारे का तो सबसे कम जाता है। तो हुक्का सबसे लीस्ट, फिर भी बेहतर है, क्योंकि पानी से गुड़गुड़ होके। हुक्का और शीशा सबसे लीस्ट के। डॉक्टर साहिबा, ये तो शीशा तो हमने टॉप पे चढ़ा दिया था कि सबसे खतरनाक है, आप कह रही हैं सबसे लीस्ट है। जो मैं शीशा की बात नहीं कर रही, मैं पुराना हुक्के की बात कर रही, जो एक वो तम्बाकू सा रख के उसमें वो क्या था, विदाउट फ्लेवर वाला।
केमिकल्स नहीं यूज़ होते थे, ठीक है ना। वो पानी में से गुड़ करता हुआ जो जाता था, वो बाबे बैठे होते थे गांव में चारपाइयों पे, गप्पें चल रही होती थी, एक बारी हर एक की को 15 मिनट बाद आ जाती थी बारी। वो एक सोशल सॉर्ट ऑफ, वो मैं ये नहीं कह रही कि वो लें और वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं उसको मुझे तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था। मेरी परनानी पिया करती थी और हम छोटे होते ना चोरी उनके हुक्के से कश लगाते होते थे एंजॉय करने के लिए। नहीं देखें, जो शीशा है उसमें क्या ऐड हो गया, केमिकल्स, जिसकी वजह से डिफरेंट फ्लेवर्स आए। सबसे बड़ी बात है फ्लेवर्स ऐड हो गए ना, शीशा प्लस वेप दोनों में फ्लेवर है। सिगरेट के अंदर और हुक्के के अंदर टोबैको है, फ्लेवर कोई नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं वेप में, जो पॉड्स डलते हैं या जो लिक्विड इसके अंदर डलता है, ये मुझे लगता है इट्स स्वीट ऑब्वियसली। तो क्या मैं सिंपल डायरेक्ट आंसर की तरफ आऊंगी, क्या इससे आपको शुगर हो सकती है? नहीं, ये जो इसका जो स्वीट फ्लेवर आता है ना, ये जो केमिकल्स है ना, ये आपके उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं टंग के, जो स्वीटनेस लेते हैं। यानी कि हमारे टंग के डिफरेंट हिस्से हैं, कुछ बिटर लेता है, कुछ सार लेता है, कुछ स्वीट लेता है, तो ये उस पे करते हैं। इसमें डायरेक्ट शुगर मेरा नहीं ख्याल होती है। असल चीज़ जो है ना, जो केमिकल आपके मेटाबॉलिज्म पे, जैसे सिगरेट, जैसे शीशा, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये अंदर जाके आपकी लंग्स को उड़ा रहा है, और ये एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी सर्कुलेशन में, और ये वो काम कर रहा है जो कि अगर सिगरेट 10 साल में करेगा तो ये 2 साल में कर लेगा। तो ये बहुत ख़तरनाक है, और इसमें खाली शुगर नहीं आती, इसमें और भी कैंसर, लंग्स की डिफरेंट कंडीशंस, और यंग बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वेप जो करते हैं बिल्कुल यंग एजेस में, लेट आप समझ लें 20s में 30s में, जिनमें हमें कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सही है डॉक्टर साहब, हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी डायबिटिक पेशेंट्स को कोई 3 एडवाइजेस जो आप करना चाहें वो क्या होंगे? सो नंबर 1 अपना वज़न, नंबर 2 हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके अंदर डाइट और जो एक्सरसाइज, ठीक है, ये अपना एक मतलब लाइफ स्टाइल बना लें। मतलब स्टाइल वो चीज़ होती है जो आपके अंदर इनहेरेंट होती है, मतलब ये आपके लिए कोई एक सेकंड एफर्ट नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कि जो भी दवाइयाँ आपको एडवाइस की जाएँ, गो टू अ डॉक्टर, ठीक है, ख़ुद से ना लें। वेट लॉस ख़ास तौर पे ये मेरा एक मैसेज होगा कि आप ये जो वेट लॉस इंजेक्शन हर कोई खुद ही जा के ले रहा है, नहीं, आप थ्रू अ फिजिशियन जाएं और उसकी एडवाइस को केयरफुली फॉलो करें। और एक बात याद रखें, ये कोई डिप्रेस होने वाली बीमारी नहीं है, ये ट्रीटेबल है, ये प्रिवेंटेबल भी है। आप ट्रीटमेंट अच्छी तरह लें, आप इसको होने ना दें, और आप बस ब्रेवली इसको फेस करें। हाँ, इसमें परेशान ना हो, लेकिन ये है कि इसको कॉम्प्लिकेट ना होने। इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगी उन तमाम आंटियों को, उन तमाम अम्मियों को, उन तमाम लड़कियों को जिनको शुगर है या इस तरह की कोई भी डिजीज़ है। हम यूजुअली क्या करते हैं, डॉक्टर से वापस आए, दवाइयाँ ली, हाँ इतनी सारी दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं पता है क्या करूँगी, अब मैं सुबह वाली खाऊंगी, शाम वाली नहीं खाऊंगी, बिल्कुल मैं तो ऐसे ठीक हो जाऊँगी। डोंट डू दैट, दिस कैन बी वेरी डेंजरस। ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, ये मैं अपनी अम्मी को कह रही हूँ, जो मैं उनको समझाती रहती हूँ कि प्लीज़ ये मत करें। अगर डॉक्टर ने आपको 10 दवाइयाँ दी हैं तो किसी वजह की वजह से दी हैं, ताकि आपका बैलेंस जो है, अगर 8 दी हैं और 6 महीने बाद चेंज करेगा तो लेट द डॉक्टर डिसाइड। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए। जाते जाते आखिरी एक मिथ जो मैं बस्ट कराना चाहूँगी, आपने ओवरवेट का दोबारा जिक्र किया तो मेरे जेहन में कहीं कॉर्नर से ना एक सवाल आ गया कि हम ये कहते हैं जो मोटे लोग हैं ना सिर्फ शुगर उनको होती है, पतले लोगों को शुगर नहीं हो सकती, स्मार्ट लोगों को तो डायबिटीज टच नहीं करेगी। ना बिल्कुल नहीं, इसमें तो बाकायदा बहुत स्टडीज हुई हैं, इसकी जेनेटिक प्री डायलेक्शन होती है बाकायदा कुछ लोगों में, और बिल्कुल ऐसे नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है जो ओबीस होते हैं ना, उनकी जो फैट टिश्यू है उनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस, जो मैंने दूसरी वाली डायबिटीज़ बताई ना, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, वो ओबेसिटी में वर्स होते हैं। यानी कि आपका फैट टिश्यू कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, आपकी शुगर बेटर कंट्रोल होगी। लेकिन ये ना समझें कि आप पतले हैं, शुरू से ही आपका वो जा रहा है। आप देखेंगे आसपास दाएं बाएं आपको पतले पतले लोगों में शुगर की टेंडेंसी मिलती है, तो बस ठीक है, आप ट्रीटमेंट लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ अब इसमें अगर मैं ये एग्जांपल दे दूं कि आजकल मैं खुद प्री डायबिटिक के रेडार पे फॉल कर रही हूँ, अभी मैं डॉक्टर साहब से ऑफ ईयर डिस्कस भी कर रही थी, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हों तो ही आपको शुगर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक्टिव हों, बहुत भाग दौड़ करते हों तो आपको शुगर नहीं हो सकती। आपको हो सकती है, यू नीड टू गेट इट चेक्ड। और मेरा मशवरा प्लीज़ मान लें, महीने में सिर्फ एक दफ़ा ही सही, अगर आप 30 से 40 की रेंज है आपकी एज की, तो जाते जाते गुजरते गुजरते किसी भी फार्मेसी से, किसी भी क्लिनिक से सिर्फ कहें कि जी मेरा
फास्टिंग शुगर चेक कर दें या मेरी कोई भी खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर, एक रैंडम नंबर जो है वो कभी ना कभी ले लेना चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग विद अस। इट्स सच अ टॉपिक जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हैं और आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचती चली जाएगी। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस, और आपसे हम इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।